विश्वानियां भी करते रहते हैं और हम सबको भी इस लाइन में लगाते हैं कि सोचो भैया क्या करोगे। सच में भारत 24 न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में जिनके आदेश से मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं आदेश इसलिए कहता हूँ कि मेरा प्रारंभिक राजनीतिक जीवन इनके साथ ही राजस्थान में कई वर्षों तक इनके ही एक तरह से सानिध्य में निकला है। और मैं सोचता हूँ कि चाहे भैरव सिंह जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे गहलोत साहब हो, हर पार्टी और हर सरकार में जितनी आपकी सक्रिय दखलंदाजी रही है वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इनके छोटे भाई से भी परिचित हूँ, पवन जी से भी। उन्होंने भी जिस प्रकार का विधानसभा का एमएलए के जो ठहरने की जगह है जो बनाई है, मैं सोचता हूँ शायद देश में न तो अभी तक है और न भविष्य में कहीं बन पाएगी। तो जिस कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, सच में मैं आपका और आपकी सारी टीम का बहुत आभारी हूँ कि मुझे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जिसका कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, केवल मैं तो जनता के बीच में रहकर जनता के काम को करता रहता हूँ। मैं भाग्यशाली आदमी हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे इस महामहिम जैसे पद पे पहुँचा दिया, जो कभी स्कूटर पर गलियों में ही घूमते हुए जिंदगी के 40 साल गुजारे थे। अब ये कोई ईश्वर कृपा है। मैं सच में आदरणीय कातिल साहब आपका बहुत आभारी हूँ। मनोज जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा है। सैयद उमर, न्यूज़ डायरेक्टर भारत 24 का भी आभारी हूं। तो मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूं और कोई बहुत अधिक 47 क्या होगा, जैसा भारत का आदमी होगा वैसा होगा। देश बनता है तो किसी मट्टी और सीमेंट से नहीं बनता है, देश बनता है तो व्यक्ति से बनता है। और इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर आप बनाना चाहते हो तो भारत के व्यक्ति को समर्पित जीवन जीने का भाव पैदा करो। मैं जैसा मानता हूं कि अपना देश 1000 वर्षों की संघर्ष के बाद भी बीज को बचाकर आप और मुझ तक लाकर दे दिया, ये कोई न कोई भारत की करामात ही मानता हूँ। दुनिया का कोई देश नहीं होगा जिसने 1000 वर्षों तक संघर्ष करके अपनी महान संस्कृति को और अपने आदर्शों को बचा के रख लिया। अगर इसकी सारी फहरिस्त बच्चों को पढ़ाई जाए, दुर्भाग्य हमारा है कि हमने हमारे अतीत से हमारे बच्चों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। केवल और केवल हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक उसके सामने कोई मॉडल ही नहीं होगा, वो होगा कैसे? व्यक्ति का निर्माण उसका सामने का मॉडल कैसा है, उसकी पेरीफेरी के मित्र कैसे हैं, वो जिस शिक्षण संस्था में पढ़ता है वहाँ उसका वातावरण कैसा है, जिस गली मोहल्ले में रहता है वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सारे मिलकर व्यक्ति के निर्माण का काम करता है। अब हम बिना बात के उसको दोष देते हैं कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जैसा आपने किया वैसा हो गया, जैसा करना चाहते हो वैसा अपने आप को बनाओ ताकि वो मॉडल देख करके आगे बढ़े। तो मैं सोचता हूँ इस सारा जो कुछ भी है 2047 का भारत कैसा होगा, मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत अनुभव तो आपको पिछले 10-12 सालों में हुआ ही है। अगर व्यक्ति समर्पित भाव से काम करे तो कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद करती है। मन ठीक हो, सोच सही हो, देश से प्रेम हो, देश के एक एक व्यक्ति को वो पुरुष नहीं मान करके, मानव नहीं मान करके, भगवान का स्वरूप मान करके अगर उसकी सेवा करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से उपलब्धियां आती है। मैं सोचता हूं कि यह जो पहल आपने की है, इस पहल में आर्थिक समृद्धि
ये हमारा लक्ष्य है 2047 में कि हम कहाँ तक जाएंगे, क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति बनेगी, उसके बारे में है। और सामाजिक उन्नति ही केवल और आर्थिक संपन्नता भी देश को नहीं बनाती है जब तक उसकी सामाजिक उन्नति उसके साथ नहीं जुड़ी हो, जन जन उसके साथ जीवन का भाग नहीं जुड़ा हो, उसकी होता नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। वो भी हमारे को ध्यान में रहे कि 2047 में हम पर्यावरण की दृष्टि से क्या सोचते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो आवश्यक, जो मैंने 40-45 साल की राजनीति में अनुभव किया है, वो जब तक सरकार पारदर्शी नहीं होगी, सरकार का काम करने वाले नेताओं का जीवन आदर्श नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, आदिल साहब, मैं उस समय एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था। जब 65 का युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जैसा छोटा सा कद का देश का प्रधानमंत्री, और जब हमने जीती हुई भाग को लौटाने के लिए दबाव बनाया अमेरिका ने कि वापस सुपुर्द करो, तब इस छोटे से आदमी ने कहा, मेरी सेना ने जिस कुर्बानी से जीता है उसको मैं नहीं लौटाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं देखो, सोच लो, तुम्हारी देश की जनता को मेरा PL-48 का गेहूं जिंदा रखता है। अगर मैंने ये बंद कर दिया ना तो सारा हिंदुस्तान भूखे मर जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का देश प्रेम इतना था कि इसका भी मुकाबला करेंगे, लेकिन जीता हुआ भाग वापस नहीं देंगे। PL-48 का गेहूं बंद हुआ। उस आदमी ने जय जवान के साथ जय किसान का नारा देकर देश की तरुणाई को, देश में अन्न पैदा करो, इस बात के लिए प्रेरित किया। और आपने देखा उसका चमत्कार। अकेले पंजाब ने जैसे से कृषि क्रांति की और उसके कारण से भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, आज दुनिया को अपना अन्न भेजकर जिंदा रखता है। इसका मतलब सोच का असर तो आता ही है। और मैं जैसा कहा ना, मैं एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। क्या चमत्कार होता है व्यक्ति के जीवन का, क्या आदर्श का असर जाता है बच्चे में भी, कि सब लोगों ने सोमवार का व्रत, उन्होंने कहा तो सोमवार का व्रत का पालन किया। अब वो मेरा दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दोपहर में टिफिन लेके आता था स्कूल में, हम उसको बिठा करके दोपहर का भोजन कराते थे। मैंने देखा सोमवार के दिन छोटे छोटे बच्चे भी टिफिन लेके नहीं आए। तो मैंने स्वाभाविक पूछा, मैंने कहा तुम क्यों नहीं लाए? कि अपने देश में ऐसा कह रहे हैं कि अन्न की कमी है, इसलिए अन्न बचाओ। इसका मतलब यह है कि क्योंकि हम लोगों की पैदाइश आपकी वोट की पेटी है, हवाई जहाज में बैठ करके यहां नहीं आते हैं। जब तक जनता को इस बारे में प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र जिस सीढ़ी पर और चढ़ना चाहिए, अगर 47 में सीढ़ी पर चढ़ाने का कोई आधार बनेगा, तो मतदाता की बुद्धि, क्षमता, देश के प्रति सोच और वोट के महत्व को जब समझेगा ना, तब देश अपने आप 2047 में जैसा चाहते हैं उससे 10 गुना अच्छा खड़ा हो जाएगा। अब मैं सोचता हूं कि ये जो 47 की आज़ादी जो मिली है, जिन परिस्थितियों में मिली है, आपने देखा कि किस प्रकार का देश का ये आज़ादी का संघर्ष मंगल पांडे से शुरू हुआ और कहाँ जाकर के इसका एंड हुआ। और एंड के बाद भी जब हमको आज़ादी मिली थी, उस 14 तारीख की रात्रि को जिस प्रकार का कत्लेआम इस देश के लोगों ने देखा, ट्रेनों में मूंढकियां भरी हुई जब आती थी तो लगता था कि ये कौन सी आज़ादी है यार। इतने लोगों पर 10 से लेकर 15 लाख लोगों की मौत हुई। और वो भारत जिसको प्रकृति ने एक स्वरूप दिया, हमारा दुर्भाग्य, हमारा सोच नहीं होने के कारण से हमको सुरक्षित भारत अगर किसी ने दिया तो हमारे पुरखों ने दिया था। हिमालय हमारी सीमाएं तय करता है, दक्षिण में समुद्र हमारी सीमाएं तय करता है, पर हमने इसको संभाले नहीं रखा। उसके कारण से वो फोड़ा उस समय कष्ट नहीं दे रहा है, आज भी आपको विभिन्न क्षेत्रों में, और विशेष करके मैं पंजाब का गवर्नर हूँ, मेरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जिस तरह से ड्रोन से नशीले पदार्थ और हथियार आते हैं, वो देश के सामने एक चुनौती है। सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमको एंटी ड्रोन दिए हैं। हम कई ड्रोन को गिराने में
समर्थ हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कौन करेगा? ड्रोन नहीं करेगा, वहाँ का रहने वाला नागरिक करेगा। तो वास्तव में 2047 कैसा हो, इसके बारे में सोचता हूँ, और वास्तव में मैं सोचता हूँ कि ये वास्तव में 47 की आज़ादी में जो कुछ भी कुर्बानियाँ हुई उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि वास्तव में हम उस कुर्बानी को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था आपको और मुझको ये विश्वास दिला रही है कि भारत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ठीक दिशा की ओर बढ़ रहा है। 13 में जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर आते थे और पिछले साल हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और वो भी धकेला किसको? जिसने हमको 200 साल गुलाम बना रखा, उसको पीछे धकेल करके हमने देश को स्थिति कर, और इसी साल के अंत तक अपने को लगेगा कि हम चौथा पायदान छू लेंगे। और 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है? कि हम दुनिया का नंबर 1 का देश बना सकें। कभी ये विश्व गुरु था, इसको फिर उस दिशा में ले जाए। और हम विश्व गुरु इसलिए नहीं थे एक तलवार के बूते पर, हमने जबरदस्ती जाकर के किसी को विश्व गुरु का तोहफा देने का और लेने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने आदर्श और सिद्धांतों के आधार पर वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है। हमने दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि सारी दुनिया ये मेरा परिवार है। इसका मतलब हमारे आदर्शों में जिस प्रकार का मानव जीवन बैठा हुआ था ना, वो हमारी पुरखों की देन थी, और उसके कारण से आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। मैं सोचता हूं कि आर्थिक दृष्टि से तो हम अपनी तरक्की करेंगे ही, लेकिन वैसे भी सरकार ने भी 2047 तक, अभी अपन अमृतकाल में प्रारंभ हुआ है, 25 साल की अवधि हमारे पास है। इस 25 साल की अवधि में हम अब अपने अपने जीवन को भी सोचें कि जितने साल तक जिएंगे हम कितने कदम आगे चल सकते हैं, क्योंकि कदम तो प्रत्येक व्यक्ति का चलेगा तभी देश बनेगा। कुछ लोग अच्छी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाने से देश तरक्की नहीं करता है। जो अति गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो जीवन उसका बेहतर कैसे बने, उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि 2047 की जिसकी हमने कल्पना की है वो वास्तव में ठीक है। ये क्वांटम औद्योगिक अनुसंधान जो है, और इसी के लिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की स्थापना की है। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किया है ना, उसके कारण से ये गति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि इस उन्नत साइबर फिजिकल सिस्टम के विकास हेतु राष्ट्रीय अंतर्विषय साइबर सिस्टम जो है ना, मिशन का निर्माण किया है। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए आपने देखा होगा समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ है। मनमोहन सिंह जी के समय में भी उन्होंने शिक्षा में इस बदलाव को प्राथमिकता दी थी, और उसके कारण से समग्र शिक्षा के कारण से विशेष करके मैं जिस राजस्थान से आया हूँ, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं शिक्षा मंत्री था। वो एक बैठक में जाके आए थे दिल्ली, और उस बैठक में उनको 38% की साक्षरता, महिला साक्षरता में 20%, बहुत दुखी मन से आए थे। मुझे नहीं मालूम, मिलना भी नहीं हुआ था, पर उन्होंने मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किया, यार कटारे जी यहाँ आओ। मैं समझ नहीं पाया कोई बड़ी गलती हो गई है डिपार्टमेंट को चलाते समय। आज 11 बजे पहली बार इसने क्यों बुलाया। मैं गया था तो लुंगी लपेट करके बिस्तर पे गए थे, उसका नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या हो गया, कि उन्होंने कहा आज मैं जिस बैठक में गया था ना, मेरे राजस्थान का इतना अपमान हुआ जो मेरे से सहन नहीं हो रहा है, कि 38% की साक्षरता, महिला साक्षरता में 20%। कटारे जी यार कुछ भी करो यार, मैं कहीं से भी मांग के लाऊंगा पैसे, दुनिया में भी जाना पड़ा जो राजस्थानी रहते हैं तो मैं मांग के लाऊंगा, पर मेरे को इस कलंक से मुक्त करो। और उसके कारण से हमने उसी साल प्रयास किया, और अगली जब साक्षरता हुई तब राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66% से ऊपर गया। तो वास्तव में जिस प्रकार का शिक्षा के अंदर जो अब हमारी शिक्षा में उस समय अंतर क्या था। आपने देखा ये गुरुकुल शिक्षा क्या होती है।
गुरुकुल शिक्षा में आदमी को खाली किताब ही नहीं पढ़नी है, जिंदगी में सब मेहनत करके अपने आप को खड़ा रखना है और उस गुरुकुल के वातावरण को भी साफ सुथरे से लेकर के उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। इसका मतलब काम के साथ जोड़ दी थी शिक्षा को। आज इतने साल बाद हम काम के साथ शिक्षा को नहीं जोड़ पाए। बच्चे का क्या दोष है? आप 2.5 घंटे का कॉलेज चलाते हो और उसके बाद 21 घंटे उसकी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो, तो वो तो किधर भी जाएगा। हम अगर शिक्षा को निरंतर, प्रारंभ में हम जब छोटे थे हमें कुछ काम नहीं आता था, लेकिन पढ़ने के बाद आकर के पिताजी की दुकान पे भी जाके बैठना पड़ता था 2 घंटे। सुनार का बच्चा भी खटखट लेकर के कुछ न कुछ करता रहता था। किसान का बच्चा भी किसान के पास जाता था। विशेष करके बालिका तो खेत में ही काम करती थी। इसका मतलब हमने शिक्षा को श्रम से अलग किया, व्यक्ति की सोच बदल गई। अगर शिक्षा को श्रम से जोड़े रखे तो कभी ये छोटे बड़ेपन का अनुभव ही नहीं होता था। हमने अनुभव किया। मेरे गांव में हम बच्चे थे तो गांव का पटेल कौन माना जाता था? कोई जाति पाति का फर्क नहीं था। जिसके पास ज़्यादा जानवर थे, जिसके पास ज़्यादा खाती थे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, गांव का पटेल कहलाता था। इसका मतलब उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी कहा जाता था। अब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। उत्तम नौकरी हो गई, मध्यम व्यापार हो गया और खेती नीच हो गई। हमारी नजरिया में खेती करने वाला व्यक्ति नहीं दिखता है। दुर्भाग्य है। जो हमारा पेट भरता है, हमको पालता है, उसको देखने का इतना नीचे का नजरिया जब खड़ा हो जाता है, तब फिर ये सब कुछ होना ही है। तो मैं सोचता हूं कि इसके साथ ही शिक्षा को अगर हम जोड़े, अभी आपने देखा होगा मेरा युवा भारत, अब एक एक काम मैंने स्वास्थ्य सेवा, नवाचार, महामारी तैयारी और विदेश चिकित्सा समाधान को विकास के विभिन्न पहल शुरू की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये शब्द पहले कभी बोला जाता था कि हम आत्मनिर्भर हों, लेकिन हमने आत्मनिर्भर के बजाय अपने आप को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया। हम वो मंजन करेंगे जो विदेश से बनाया, हम वो साबुन से नहाएंगे जो कहीं बाहर से आई है। हम अपने यहाँ की बनी हुई साबुन काम में लेने भी अपने आप को छोटा समझते हैं। अपना मंजन उपयोग करना भी अपना छोटा समझते हैं। तो आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? जब लोकल फॉर वोकल होगा तब जाकर के आत्मनिर्भर बनेगा। तो अगर 47 में हम भारत को अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला भारत बना सके, तो यही तो हमारा 2047 का सपना है जो साकार होगा। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में ये, इसी तरह से आपने देखा होगा घरेलू उत्पादन, ये इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो सारे शब्द है ना, ये शब्द नहीं है, ये हमारे टारगेट है जिनको हमको अचीव करना है, तभी जाकर के हम विकसित भारत का जो है वो स्वरूप बना सकेंगे। मैं सोचता हूँ उन्होंने सोशल विकास योजना जो है उसको प्रस्तावित किया, हर घर जल, स्वच्छ जल। कोई दिमाग कहाँ से कहाँ लगा। हमने भी खूब प्रयत्न किए कि हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या का हल हो, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि हर घर नल होगा। सोचते थे ये तो आसमान की उड़ान है, ये कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन आपने देखा भारत के एक एक गांव में टूटी से नल जाने लगा है। इसका मतलब ये सोचने का जो तरीका है वही वास्तव में आगे कदम किस तरह से बढ़ाता है, वो आपको और मुझे अनुभव हुआ है। पर्यावरण के बारे में भी हम तो पर्यावरण को हमेशा प्राथमिकता दी इस देश ने। हमने पेड़ों को पूजा है, पत्थरों को पूजा है, नदी को पूजा है, पहाड़ों को पूजा है। हमें कौन पर्यावरण सिखाएगा। लेकिन हमने ये जो बीच का कालखंड लिखा, तो हमारा जो सिलेबस जिस तरह से बनाया गया उसने हमको इन सब से अलग कर दिया। जब आपने सिलेबस से अलग कर लिया तो बालक कहाँ से जानेगा पर्यावरण का क्या महत्व है। मैं अपने बचपन बताता हूँ, मैं अगर कहीं भी नीम का दातन करने के लिए बड़ी डाली तोड़ देता था ना, तो मेरी वो बूढ़ी दादी जो कभी पढ़ी लिखी नहीं है, ये मेरे को तुरंत टोकती थी, भाया क्यों तोड़ा इतना बड़ा, इतनी सी डंडी से दातन हो जाता है ना, इसमें भी तो प्राण होता है, इसको क्यों तोड़ा। अभी एक अनपढ़ किन आदर्शों के आधार पर जानती थी, क्योंकि हमारा पुराना वातावरण इस प्रकार से होता था। तो वह सोचता हूँ व्यक्ति में ये जो भावना पैदा करते हैं ये उसका
बचपन की एक एक छोटी घटना मैं आपको बताता हूँ। गर्मी के दिनों में हमारी दादी जो है ना, वो एक मटके को फोड़ा हुआ नीचे का हिस्सा, पैसे तो वाले थे नहीं, तो उसी में से कोई पुरानी मटकी फोड़कर उल्टा उसको छींके में डाल करके रोजाना सवेरे उठना और उसको साफ करके 2 लोटे पानी डाल देना। मुझे क्या हो रहा है कि बेटा ये ना गर्मी में कई बार इन चुरकुलियों को इनको पीने की पानी नहीं मिलता है, तो कम से कम यहाँ प्यास बुझा सकेगी। कितना खाएगी? 1 बूंद या 2 बूंद, लेकिन 2 बूंद से भी व्यक्ति की संतुष्टि होती है, पक्षी की संतुष्टि होती है, और वो जो कल्पना करता है वही तुम्हारे जीवन की सफलता का राज बन जाता है। तो ये जो संस्कार थे ना, हमने इन सब बातों से दूर करने का कोशिश किया, जिसके कारण से अब ये जो स्वरोजगार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने और हमने सबने देखा ना। राजस्थान तो हमारे एक एमएलए साहब ने तो जो कुछ किया वो एक बहुत बड़ा सारे हिंदुस्तान में एक उदाहरण बन करके उस समय अखबार की सुर्खियों में चलता रहता था। हमारे यहाँ बेटियों को जैसे सोचते थे कोई अभिशाप है, लेकिन एक बात विचार करो, अभी मैं जब से गवर्नर बना हूँ, मैं जितनी यूनिवर्सिटी में गया हूँ, एक भी यूनिवर्सिटी मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें गोल्ड मेडल जब दिया जाता है तो 60% बच्चियां ही गोल्ड मेडल लेती है। इसका मतलब क्षमता तो है, हमने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया। अब उस शक्ति का उपयोग होना शुरू हुआ। आज फ्लाइट जेट भी उड़ा रही है। आज सीमा पर जो है ना, मुस्तैदी के साथ तने हुए सामने शत्रु का मुकाबला करने खड़ी है। कौन सी जगह है जो बहनों ने छोड़ी है? पर ये सोच का फर्क है। मैं सोचता हूं कि राजीव गांधी के समय में भी एक सोच तो आगे बढ़ा था। मैं कभी इसमें एलर्जी नहीं करता हूं, ये बीजेपी या कांग्रेस है, जो भी अच्छे काम किए हैं उन्होंने पंचायत राज में जिस प्रकार का आरक्षण देकर के महिलाओं को एक तरह से नीचे गांव की राजनीति से जोड़ा, एक अच्छा कदम था। अब की बार देश के प्रधानमंत्री ने संशोधन करके एमएल और एमपी में भी 33% का आरक्षण दे दिया। तो वास्तव में ये जो महिला सशक्तिकरण है, आपने देखा होगा कि 1 करोड़ माताएं लखपति दीदी बन गई, अगले साल तक 2 करोड़ बन जाएगी। महिला समूह है ना, सहायता समूह का निर्माण करके एक इतना बड़ा जाल फैला दिया है कि मैं सोचता हूं कि कोई भी महिला सहायता समूह को कोई भी बैंक ना नहीं कहता है कि मैं लोन नहीं दूंगा। क्यों? कि वो 95% पेमेंट वापस करने वाली संस्थाएं अगर कोई है तो महिला सहायता समूह है। इसका मतलब क्षमता तो है, हमें इस क्षमता को पहचान करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। आपने देखा होगा किस तरह से इसरो ने इस अंतरिक्ष में भारत की गौरव बढ़ाया है। जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरा तो सारी दुनिया में भारत के हर बच्चे का सीना तन करके मौजूद हो गया। देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे, कहाँ से उतरने के बाद सीधे उन वैज्ञानिकों के पास गए, धन्यवाद दिया। पहले असफल हो गए थे तब भी गए थे, कोई चिंता नहीं। असफलता में सफलता निहित होती है और वो वास्तव में करके दिखाया। मंगलयान में जा रहे हैं तो आज की तारीख में हम दुनिया में इस दृष्टि से भी एक प्रमुखता की ओर बढ़ रहे हैं। ये 2047 का रास्ता दिखा रहा है। आर्मी की दृष्टि से हम जितने हथियार बनाते थे सब बाहर से लाते थे। आज की तारीख में हम अपने अधिकार हथियार हम बनाने लगे और बनाने लगे। दुनिया के लोग हमारे हथियार को खरीद रहे हैं। इसका मतलब हमारे लोगों में टैलेंट है। टैलेंट की हमारे देश में कमी नहीं है, केवल टैलेंट को दिशा देने की जरूरत है। कोविड जब आया था हम सब लोग घरों में बंद हो गए। ऐसा लगा कि शायद अब वापस सड़क के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार की स्थिति चल रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार के कदम उठाए, उस समय जरूर आलोचना हुई होगी, लेकिन उसके कारण से लोगों को बीमारी को फैलने से रोक दिया। कष्ट हुआ, उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया और अपने वैज्ञानिकों को थपथपाया, कोशिश करो, कोई वैक्सीन निकालो, कोशिश करो, कोशिश करो। और आपने देखा जब पूरी उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रधानमंत्री स्वयं अपने वैज्ञानिकों के पीठ पे खड़े होकर कहा, और हिंदुस्तान पहली बार आज़ादी के बाद ये 2 वैक्सीन बना सका। इसका मतलब क्षमता है। तो क्षमता में कोई कमी नहीं है, क्षमता का उपयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के हम कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मोटे मोटे बिंदु जिसमें आप और हम सब सोचते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर का भी बहुत परिवर्तन हो चाहिए।
ये जो बाहरी खादों को डाल करके हमने जमीन की उर्वरता को जिस प्रकार से नष्ट किया है, जो बाहर का मीडिया बोलता है उसी को हम ठीक मानते हैं और उसी पर अपन चल देते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं 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 प्राकृतिक खेती हो, तो अपन कहते प्राकृतिक खेती करो। पहले हम दिशा देते थे, अब हम दूसरों की दिशा पे चलने लग गए तो हम अपने अस्तित्व को ही खो रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि हर क्षेत्र में, मेडिकल की दृष्टि से कौन सोचता था आयुष्मान योजना आएगी? हमारी राजस्थान में वसुंधरा ने पहला प्रयोग किया था। हिंदुस्तान में अगर पहला प्रयोग किसी ने किया तो भामाशाह योजना में वसुंधरा जी ने किया था, 3 लाख तक का फ्री। उसके बाद आपने देखा कि आज सारे देश को आयुष्मान कार्ड मिल गया। 70 साल से अधिक उम्र का, चाहे धनवान है गरीब है कैसा भी है, सबको उस योजना से जोड़ दिया। मैं इतने साल की राजनीति में हूं, मेरे यहाँ उदयपुर से लेकर राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज की तारीख में 33 मेडिकल जो जिले हैं, 33 ही जिले में मेडिकल कॉलेज या तो काम करना शुरू हो गया या उसका निर्माण चल रहा है। ये केवल राजस्थान में नहीं हुआ, संपूर्ण हिंदुस्तान में, आसाम जैसे छोटे छोटे जिलों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज बना है। इसका मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे हो, इस दिशा में बनने का काम किया है। तो मैं सोचता हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको हमने प्रयास नहीं किया। जलवायु की दृष्टि से भी आपने देखा कि पिछले वर्षों में पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, माँ के नाम पेड़ लगाओ, ये अभियान चल पड़ा। हर व्यक्ति और किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है नहीं करता है, पर माँ से प्यार हर व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में। माँ से जुड़ा होकर के व्यक्ति को जोड़ लेना और उसके कारण से अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाना, ये हर एक ने सोचा ये मेरा दायित्व किया है। तो जिस प्रकार से सारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो इसी के स्वरूप में आ रहा है। आपने देखा होगा औद्योगिक दृष्टि से भी, है ना, आपने एमएसएमई के द्वारा जिस प्रकार से छोटे उद्योगों को पनपाने का प्रयास किया, ये सही दिशा में आगे चल रहा है। जब तक रोजगार नहीं दोगे, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। जहां भी खड़े रहो आपको और हमको सबको लगता है कि बच्चा एमए करेगा, डबल एमए करेगा, तो उसके बाद वो घूमता ही रहता है। अब वो कंप्यूटर जानता है पर वो 10,000 की नौकरी करना पसंद करता है। और एक प्लम्बर जो है ना, वो आपको और मुझे बुलाने के बाद भी 4 दिन बाद आता है। इसका मतलब आवश्यकता को समझ करके हमने अपने सिलेबस का निर्माण नहीं किया। हमें अपना सिलेबस का निर्माण भी उसी तरह से करना चाहिए था जिसकी आज हमको आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ विषय तो बहुत गहन है, क्योंकि ये तो कोई न कोई विद्वान आदमी समझा सकेगा आपको कि 2047 में क्या करना है। पर मैं तो अपनी बुद्धि से जो कुछ समझ पाया हूँ यह समझा, जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा देश ठीक हो नहीं सकता। इस एक पर, और उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। जब तक आप बच्चे को आप एटमॉस्फेयर नहीं दोगे, उसका वातावरण नहीं दोगे, पढ़ क्यों रहा है कि मुझे पैकेज मिलेगा पैकेज मिलेगा पैकेज मिलेगा? क्या पैकेज वो खाएगा? अगर तेरी बुद्धि, तुझे जिस पढ़ाई को पढ़ाया है, उस गरीब ठेले वाले ने भी टैक्स का पैसा दिया जिससे तू कॉलेज में पढ़ के आगे आया है। तुझे अगर यही ध्यान नहीं है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया उसका कर्जा मुझे उतारना है, अपनी बुद्धि का पैकेज प्राप्त नहीं करना है, पर ये कहाँ से आएगा? वातावरण से आएगा। वातावरण देने का काम कौन करेगा? आप और हम सब करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई अकेले प्रधानमंत्री 2047 का सपना साकार कर देंगे, असंभव। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप देखा गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को देख करके आपको हमको दुख नहीं होता है? इतने साल की आजादी, आज भी हमारे देश में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई अच्छी चीज मिठाई नहीं मिली, नाली में डाल दी मिठाई का टुकड़ा, उसको बच्चा ले रहा है। इसका मतलब हमको दर्द नहीं होता है? इसको देख करके चुनौती स्वीकार करने की आदत नहीं होती क्या? तो मैं सोचता हूँ वास्तव में, मैं विशेष करके भारत 24 न्यूज चैनल से चाहता हूँ, बाकी सब काम करिए आप, लेकिन आने वाली जनरेशन अच्छी बने, इसके लिए उसको कोई तो भी खुराक चाहिए। वो खुराक देने का भी प्रयास करिए, तब जाकर के हमारी यात्रा सफल होगी। तो मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं कातिल साहब का तो, क्योंकि ये जिसके बाहर करते हैं ना उसको सांस लेने का भी मौका नहीं देते, तो ये सोच रहे कि मैं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। इनकी मेहरबानी के कारण से मुझे याद अब पड़ा और इनकी टीम में जिधर जाते हैं ना सारी हवा उधर मोड़ देते हैं।
अब यहाँ देखा आपने भविष्यवाणियां। अब यार कोई तो ज्योतिष ही करता था, अब आपने भी भविष्यवाणियां का भी काम करना शुरू कर दिया। मैं सोचता हूँ आप सबसे मेरी प्रार्थना है, अपन सब, भगवान ने अपने को बुद्धि दी है, क्षमता दी है, कितने सालों बाद जाएंगे किसी को कल का ही पता नहीं है। फिर यार ये समय व्यर्थ क्यों चला जा रहा है, फिर इसका एक एक मिनट का उपयोग क्यों नहीं कर सकते यार। मैं सोचता हूं ये सोच कैसे पैदा करें, ये है 2047 का सबसे बड़ा लक्ष्य। और समाज में अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना सीख जाओ तो अपने आप अच्छाई आ जाएगी। बुरे को रोते रोते जिंदगी भर खत्म कर दोगे, कुछ नहीं मिला, 2 मिनट हंस लेंगे, 2 दिन मजाक कर लेंगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सोचो। जो अच्छा है वहां से शुरू करो, उससे अपने आप अच्छे की लाइन नहीं। अब महात्मा गांधी क्या थे, वो देश की सारी जनता को अपने साथ चला दे, पर उनके वाक्य में दम इसलिए था कि जीवन उस तरह का था। जिसके जीवन का आदर्श होता है ना, वो चला सकता है, हर कोई नहीं चला सकता। हर कोई प्रयत्न करेगा तो हम लोग जो भाषण देते हैं वो हवा में उड़ जाता है, क्योंकि उसका असर आदमी के मन में नहीं जाता है। अच्छा लगता है, 2 ताली बजा देगा, लेकिन उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करेगा। पकड़ने का प्रयास उसके करेगा जिसके लच्छेदार भाषण नहीं होंगे, पर जीवन की पवित्रता उसके सामने होगी, तो उसको देखकर आदमी अपने आप पकड़ लेता है और अपने आप चल देता है। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आदिल साहब का विशेष रूप से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपसे अनुरोध करूंगी प्लीज आप स्टेज पर ही रुकें।